नमस्कार दोस्तों। तो मुसाब हसन यूसुफ जिनकी तस्वीर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं ये हमास का। बहुत लंबे समय तक अपनी जो आधी ज़िंदगी है इन्होंने हमास में गुजारी है। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हमास का, लेकिन बाद में इन्होंने हमास छोड़ दिया। हमास का हिस्सा इसलिए भी इंपॉर्टेंटली रहे, बहुत अच्छी पोजीशन हमास में इनकी इसलिए थी क्योंकि हमास के को फाउंडर की ये बेटे थे और हमास की जो ट्रू आइडियोलॉजी उसके बारे में काफ़ी समझ है इनको। आगे हम इनके बारे में आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में समझा देंगे। तो कई सारी इंपॉर्टेंट किताब भी लिखी है जिसके बारे में हम आगे आपको बता देंगे। तो इनका बयान आया है रिसेंटली। क्या हुआ है कि एक ये टीवी इंटरव्यू में अपना बयान दे रहे थे और उस टीवी इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि इजराइल को पूरी तरीके से इन्होंने सपोर्ट करते हुए कहा कि इजराइल जो भी है, जो भी कर रहा है, वो बिल्कुल उसका राइट टू डिफेंड है खुद को, क्योंकि अगर इजराइल खुद को डिफेंड नहीं करेगा तो ये लोग जो है इजराइल को लगातार टारगेट करते रहेंगे। जो इन्होंने इजरायली सिटीजन्स के साथ हमेशा से किया है, बहुत सारे इजरायली सिटीजन्स को अगर आप पूरा दौर देखिए 1940 से लेकर के आज तक का, तो इजरायली सिटीजन्स हमेशा खतरे के उसमें रहते हैं। बिकॉज एक तरफ से हिजबुल्लाह से खतरा, दूसरी तरफ से हमास से खतरा, तीसरी तरफ से हुदीस से खतरा। मतलब ये सारे छोटे छोटे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये हमेशा इनका टारगेट कौन रहता है? इनके टारगेट ज्यूज रहते हैं, इनके टारगेट इजराइल रहता है। और अगर आप पूरी आइडियोलॉजी देखेंगे तो यहाँ पर ज्यूज को हमेशा टारगेट करने की कोशिश रहती है इस पूरी अरब वर्ल्ड की। तो उसको अगर इनको ख़त्म करना है तो इनको इस पूरे हिजबुल्लाह और हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। इसीलिए इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट है और सबको इनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। तो मुसाब हसन यूसुफ का जैसे ही ये बयान आता है, एक पूरी मतलब क्रिटिसिज्म जो है अरब वर्ल्ड में इनका शुरू हो जाता है। हालांकि इनको काफ़ी क्रिटिसाइज वैसे भी मुस्लिम वर्ल्ड में किया जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस ऑफ हिज आइडियोलॉजीज एंड वेरियस ऑफ हिज थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये हमेशा से इस्लाम को काफ़ी क्रिटिसाइज करते हुए आए हैं। अगर आप देखोगे इनकी किताबों में भी लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, और ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी क्रिटिसाइज करते हुए हैं। मतलब इस्लाम की ट्रू आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बल्कि जो अभी का वर्जन ऑफ इस्लाम इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने बना रखा है उसको क्रिटिसाइज करते हुए आए हैं। इसलिए हमेशा सबके टारगेट पर रहते हैं। प्लस इसी टीवी इंटरव्यू में आगे चल करके उन्होंने बोला कि इजराइल जो है वो सबसे लेजिटिमेट एथनिक ग्रुप है इस रीजन का, क्योंकि उनका सबसे पुराना हक रहा है इस पूरे रीजन के ऊपर, लेकिन ज़बरदस्ती उनको उनके हक को उनसे छीना गया है और हमेशा उनको परसिक्यूट किया गया है। उन्होंने कहा आप खोल करके पिछले 1400 साल का इतिहास देख लो, ये बात क्लियरली आपको पता चल जाएगी किस तरीके से इजरायली लोग को, खासतौर से जूइश लोगों को, किस तरीके से हमेशा उस पूरे रीजन्स में मुस्लिम्स ने परसिक्यूट किया है और उनको वाइप आउट करने की कोशिश करी है। और उन्होंने कहा कि ये बात मैंने अपनी किताब में भी लिखी है, आप जा करके उसमें चेक कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं जैसे हमास, हिजबुल्लाह, इनके ऑर्गेनाइजेशंस का जो क्लियर एजेंडा है वो एजेंडा क्या है, आप जाकर के वो किताब में चेक कर लीजिए। सीधा सीधा मैंने एजेंडा उसमें लिखा हुआ है। उसमें इन्होंने कहा कि उनका एजेंडा ही ये है कि इजराइल को एकदम नक्शे पर से मिटा देना है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी ही इसलिए हैं जो कि इजराइल की लड़ाई के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि इजराइल जो है वो उनके ऊपर अटैक करेगा ही। उनको ख़त्म जब तक करेगा नहीं तब तक उसके सिटीजन्स जो हैं वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है। तो ऑब्वियसली जो इजराइल कर रहा है, जो ग्राउंड इन्वेजन किया है उसने हिजबुल्लाह के लिए, वो बिल्कुल लेजिटिमेट है और इजराइल को ये ग्राउंड इन्वेजन और ज़्यादा स्ट्रांगली करना चाहिए और पूरा वाइप ऑफ कर देना चाहिए इन कंट्रीज से, बिकॉज दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशंस जो लोगों में दहशत फैलाती हैं और जो नए नए युवा लड़के हैं उनका भी दिमाग ख़राब करती हैं। बहुत ही मतलब स्ट्रांगली इस इंटरव्यू को उन्होंने दिया और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हिजबुल्लाह हमास को। जहाँ पर इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो अक्टूबर 7 को जो इजरायली सिटीजन्स की डेथ हुई, अभी हसन नसरल्लाह की डेथ हुई, और हसन नसरल्लाह की डेथ के बाद बहुत सारे लोगों ने दुनिया में रोना मचाया कि भाई ये क्या ये हो रहा है, हसन नसरल्लाह को मारा जा रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, सब रो रहे थे। उन्होंने कहा कि यही लोग उस टाइम पर कहाँ थे जब अक्टूबर 7 को इजराइल के सिटीजन्स को मारा गया था। 1400 सिविलियंस की डेथ हुई थी उसमें। तब तो किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, तब तो कोई नहीं आया रोने सामने टीवी पर, लेकिन अभी सब लोग रो रहे हैं। तो ये लोग उस समय पर कहाँ थे? और इनकी अगर ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ये ह्यूमैनिटी उस टाइम पर कहाँ चली गई थी? तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू इन्होंने दिया और आगे चल करके इन्होंने बोला कि देखो मैं और ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो अभी नई नई डेवलपमेंट्स हुई उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो एग्जैक्टली हुआ क्या है ना कि मुसाब हुसैन यूसुफ जो हैं वो अभी यूएस में रहते हैं एंड ही इज़ अंडर रिफ्यूज इन यूएस और पॉलिटिकल असाइलम इन्होंने सीख किया हुआ है। तो इनकी जान भी लगातार खतरे में रहती है और इनको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई हुई है और यूएस अथॉरिटीज़ का भी इनको थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब जो लोग भाई दूसरे देशों में बॉम्ब फोड़ सकते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग करवा सकते हैं, सारी चीज़ें करवा सकते हैं, तो वो लोग भाई किसी को भी मारने में 2 बार भी नहीं सोचेंगे। तो इसलिए इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर।
तो आगे चल करके इन्होंने बोला कि देखो मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी आधी ज़िंदगी जो है वो पैलेस्टीनियन कॉज के लिए दी है, मतलब मैंने पैलेस्टीनियन सोसाइटी में अपनी आधी ज़िंदगी गुजारी है, हमास में काम किया है। उसके अलावा मैंने बाकी जो अपनी आधी ज़िंदगी है वो इजरायली कम्युनिटी में गुजारी है, मतलब कि वो जूइश कम्युनिटी में गुजारी है। और मैं दोनों कम्युनिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो पैलेस्टाइन का पूरा कल्चर है वो डेथ का कल्चर है। अब इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग बात क्यों बोला कि पैलेस्टाइन का जो कल्चर है वो डेथ का कल्चर है, इसके बाद इस चीज़ को आप समझिएगा। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है और मैंने इनकी किताब भी पढ़ी है, सन ऑफ हमास, जो 2010 में आई थी, उसमें भी इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इनका कहना यह है कि बेसिकली देखो पैलेस्टीन में एक बच्चा जब पैदा होता है ना, उस टाइम से उसको बताया जाता है देखो इजराइल या जूइश लोग तुम्हारे दुश्मन है, इन्होंने तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। और वो करते 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 उसको बड़ा किया जाता है। उसके बाद उसको पूरे, और आप देखिए ना कि ऐसा क्यों होता है बार बार कि इन यंग लड़कों को ही बरगलाया जाता है। ये जो इनके कमांडर्स हैं, जो इनके आका हैं सो कॉल्ड, मसूद अजहर, हाफिज़ सईद, ये सब जो हैं, आपने नाम सुना होगा जिन लोगों का, इसलिए मैं इन लोगों का नाम ले रहा हूँ। अदरवाइज़ हसन नसरल्लाह, आयतुल्लाह खमीनी या जितने भी हैं ये सब, ये लोग खुद क्यों नहीं फ्रंट वॉर पे आ जाते हैं। अभी आप देखिए रिसेंटली क्या हुआ, ईरान ने सीधा सीधा मना कर दिया कि हम अपनी कोई फोर्स लेबनान में नहीं भेजेंगे। इजराइल से लड़ने के लिए ईरान अपनी डायरेक्ट फोर्सेस को नहीं भेजेगा, उन्होंने सीधी तौर पे मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनको डर है सैंक्शंस का, उनको डर है कि उनकी इकॉनमी को पूरा खा जाएगा यूएस ने सीधा कह दिया कि रिपरकशंस झेलना पड़ेगा आपको, तो पीछे हट गए तुरंत और मारे जा रहे हैं वहाँ पर सारे ऑपरेटिव्स। और ये सब ऑपरेटिव्स कौन है? सब यंग लड़के हैं, आप जाके देखो 24-25 साल के, जिनका दिमाग ख़राब कर दिया गया है फर्जी आइडियोलॉजी बता करके, वही सारे लड़के बंदूक उठा करके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हसन नसरल्लाह या हाशिम सफ़ेदीन या सिनवार या इस्माइल हानिया, ये लोग खुद फ्रंट पे जाकर के क्यों सुसाइड बॉम्बिंग नहीं करते? वो अपने शरीर पे बम लगा के क्यों नहीं जाते? वो सुसाइड बॉम्बिंग क्यों नहीं खुद करते? वो खुद क्यों नहीं जाते हैं सामने लड़ने? वो इन लड़कों को क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनकी जान सस्ती है। छोटे छोटे पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गेन के लिए ये लोग इतने बड़े बड़े काम करते हैं। अब एक बात आप ये सोचना कि अगर इजराइल में एक सुसाइड बॉम्बिंग हो जाती है, उसमें कुछ लोग की डेथ होती है, तो क्या इजराइल पूरी तरीके से उस सुसाइड बॉम्बिंग से ख़त्म हो जाएगा या डर जाएगा? आज की डेट में कोई किसी से नहीं डरता। ऑल दीज कंट्रीज हैव देयर अलाइंसेस, सबके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आज की डेट में जितने बड़े बड़े स्टेक होल्डर, सबके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कौन किससे डरता है? कोई किसी से नहीं डरता। तो क्या एक सुसाइड बॉम्बिंग से कोई डर जाएगा? वो कंट्री बिल्कुल, दैट कंट्री विल सीज टू एग्जिस्ट। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर ये सुसाइड बॉम्बिंग करवाते ही क्यों हैं? अपने ऑपरेटिव्स को मरवाते ही क्यों हैं? क्यों मरवाते हैं? एक छोटा सा मैसेज देने के लिए कि भाई हम जिंदा हैं और अभी भी हम ऐसे काम कर सकते हैं और आपके सिटीजन्स अभी भी खतरे में हैं। एक मैसेज के लिए ये अपने लोगों को मरवा देते हैं। इनको अपने लोगों की भी कोई परवाह नहीं है। तो इसी चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है मसाब हुसैन यूसुफ ने, और उन्होंने कहा है कि इस तरीके की आइडियोलॉजी है इन ऑर्गेनाइजेशंस की, और इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसको और ज़्यादा स्ट्रांगली करना चाहिए। अब मसाब हुसैन यूसुफ की अगर आप हिस्ट्री देखो तो 1997 में इन्होंने हमास छोड़ा था और इसी साल इन्होंने इजराइल के लिए काम करना शुरू किया था एज अ स्पाई। इजराइल की शिन बेट एजेंसी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू किया और बाद में 2007 में ये यूएस चले गए, जहाँ पर इन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया। इनके फादर जो थे, जिसका नाम था शेख हसन यूसुफ, इसने जो है ही वॉज द को फाउंडर ऑफ हमास, इसने हमास बनाया था। इसीलिए मुसाब हुसैन यूसुफ के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी रहती थी, एंड क्योंकि वो थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था मुसाब हुसैन यूसुफ, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहा था कि जो हमास कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, ये ट्रू इस्लाम नहीं है, दैट दिस इज़ नॉट ट्रू इस्लाम। और जो इन लड़कों को बरगलाया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि सिविलियंस की जान खतरे में जा रही है। और ये अगर आप दौर देखोगे ना, जब ये 1997 वाला दौर था, ये 1990s का जो दौर था पूरा लेकर के 2000 तक, ये वो दौर था जब लगातार हमास जो है वो इजराइल के ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग्स के जरिए अटैक कर रहा था। अलग अलग जगह पर, कभी पार्क में बॉम्बिंग होती है, कभी किसी कॉन्सर्ट हॉल में बॉम्बिंग होती है। इस तरीके से तमाम इन्होंने कारनामे किए थे हमास ने। तो उस चीज़ से इजराइल काफ़ी ज़्यादा परेशान था और इसीलिए इजराइल ने एक स्पाई मतलब रखने का प्रयास किया और मुसाब हुसैन यूसुफ को उन्होंने अप्रोच किया और वो तैयार हो गए, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ हमास। और इसलिए उन्होंने इजराइल के लिए काम करना शुरू किया। और इस व्यक्ति मुसाब हुसैन यूसुफ के लिए बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपकी भी हमारी भी, क्योंकि इस व्यक्ति ने सिंगल हैंडेडली बहुत सारे अटैक्स को बचाया है। इसने बहुत सारी सुसाइड बॉम्बिंग्स की इन्फॉर्मेशन पहले ही इजराइल के एजेंसीज़ को दे दी, जिसके बाद उन जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, एक तो उनकी जान भी बची और उसके साथ बहुत सारे सिविलियंस की जान भी बची। तो इसने बहुत सारे लोगों की जान इसमें बचा ली है और इसीलिए इनको ग्रीन प्रिंस कहा जाता है। इसका कोड नेम था ग्रीन प्रिंस, क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। और 2008 तक कोई किसी को पता भी नहीं था कि ये व्यक्ति मुसाब हसन यूसुफ जो है वो इजराइल के लिए काम कर रहा है। ये लगातार हमास में बना हुआ था, इसने हमास ऑफिशियली छोड़ी नहीं थी, वहीं पर था
था, हमास की सारी इन्फॉर्मेशन इस तक पहुंचती थी और ये इजराइल तक पहुंचाता था। और बहुत सारे जो हमास के डेडली प्लान्स थे उनको इसने पूरी तरीके से फेल कर दिया। इसने लगातार इस चीज़ के लिए भी काम किया कि इसके फादर का असैसिनेशन ना हो, इसके फादर को अरेस्ट कर लिया जाए। इसने इसकी भी लगातार कोशिश करी कि मेरे फादर को अरेस्ट कर लो, उनको असैसिनेट मत करो, क्योंकि इजराइल का पूरा प्लान था कि इसको ख़त्म करो, जितने भी टॉप लीडर्स हैं हमास के सबको ख़त्म करो। तो इसने बहुत कोशिश करी अपने फादर को भी बचाने की यहाँ पर। और 2010 में फाइनली पूरी दुनिया को पता चला कि ये व्यक्ति जो है ये इजराइल के लिए काम कर रहा था इतने लंबे समय तक। इन्होंने एक किताब लिखी थी सन ऑफ हमास, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में भी करी। तो इस किताब में इन्होंने पूरी डिटेल में, इट इज़ अ मस्ट रीड बुक, बहुत ही शानदार किताब है। इसमें पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन बताया हुआ है कि किस तरीके से हमास फॉर्म हुआ है, आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, मतलब किस बेसिस पर लोगों को कैसे तकरीरें दे करके वर्गलाया जाता है, इतने जवान लड़के बजाय पढ़ाई लिखाई करने के ये क्यों हथियार उठा लेते हैं। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में इनको समझाई है इन्होंने। और इनकी पूरी जर्नी क्या थी उसके ऊपर भी इन्होंने बाद में एक और किताब लिखी है, वो भी मस्ट रीड है। लेकिन ये सन ऑफ हमास बहुत ही बेहतरीन किताब है, तो उसमें इन्होंने सब चीज़ बताई है। तो इनकी जो पूरी हिस्ट्री रही है वो लंबे समय तक हमास के साथ काम करते हुए इन्होंने इजराइल के लिए भी काम किया। और इसी दौरान 1997 में जब इन्होंने इजराइल के लिए काम करना शुरू किया, क्यों ये इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, बिकॉज ही वॉज द फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दी फेस ऑफ इस्लाम ही वॉज सीइंग, और इसीलिए इन्होंने खुद को कन्वर्ट कर लिया था क्रिश्चियनिटी में। और 2010 में जाकर के पूरी दुनिया को पता चला कि ये व्यक्ति जो है इसने खुद को कन्वर्ट कर लिया है। अब रिसेंटली उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है हसन नसरल्लाह के ऊपर भी। हसन नसरल्लाह को इन्होंने कहा है कि ये व्यक्ति उस दिन कहाँ था जिस दिन 12 इजरायली बच्चों को प्लेग्राउंड में मारा गया था बॉम्बिंग करके। एक एयर स्ट्राइक हुआ था इजराइल के ऊपर, जहाँ पर एक ग्राउंड था, प्लेग्राउंड था, वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी और बच्चे जो है वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे और 12 छोटे छोटे बच्चे उसमें मारे गए थे। उन्होंने कब पूछा कि हसन नसरल्लाह उस दिन कहाँ था जब इजराइल में खून बहाया जा रहा था, उस दिन कहाँ था हसन नसरल्लाह जब ये इतना ही अच्छा व्यक्ति था जो लोग कह रहे हैं, उस दिन कहाँ था जब 7 अक्टूबर के दिन 1400 इजरायली सिटीजन्स को टारगेट किया गया, उनको बेरहमी से मार दिया गया, कितनी विमेंस का रेप किया गया, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। उस दिन कहाँ था हसन नसरल्लाह जैसे लोग या इस्माइल हानिया जैसे लोग, उस दिन इन्होंने क्या किया, क्यों नहीं रोका इस चीज़ को। तो हसन नसरल्लाह बिल्कुल अपनी जगह पर गलत था, वो गलत आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहा था और उसकी सज़ा उसको मिलनी थी और उसकी सज़ा उसको मिल चुकी है इजराइल द्वारा। और ऐसे जितने भी लीडर्स हैं जो गलत आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये बात कही है मोसाब हसन यूसुफ ने। अब एक खुद इंटरनल व्यक्ति जो है हमास का, जिसने हमास को, हिजबुल्लाह को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत अंदर से देखा है, इनकी आइडियोलॉजीज़ को बहुत अंदर से समझा है, अगर वो बाहर आकर के ये चीज़ कह रहा है तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा खतरनाक आइडियोलॉजी है इन ऑर्गेनाइजेशंस की। और इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, बिकॉज सच में इजराइल के पास अपना राइट है डिफेंड करने का खुद को, क्योंकि 1200 जब इजरायली सिटीजन्स को मारा गया था तो बाकी लोग, पूरी दुनिया कहाँ थी जो आज प्रोटेस्ट कर रही है, वो उस टाइम पर कहाँ थे। किसी के शब्द, किसी के ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट तक नहीं आया था। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने अपना स्कॉलरशिप टेस्ट फिर से लॉन्च किया है जिसका नाम है UCSC, और ये टेस्ट जो है वो 6 अक्टूबर को होगा सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इसको आप जरूर से इस पर रजिस्टर करिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको समझ में आ पाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंची है। दूसरी चीज़ कि अगर आप इस टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करते हो तो आपको हमारे कोर्सेज में 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। प्लस इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एजुकेटर्स ने खुद ही क्यूरेट किए हुए हैं, तो उससे आपको बहुत फर्स्ट हैंड एकदम बिल्कुल आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उस चीज़ का। प्लस इसमें आप कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स और गिफ्ट वाउचर्स आप इसमें जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। क्या जा रहा है देने में, 6 अक्टूबर को 11 बजे सुबह और शाम को 5 बजे टेस्ट है, इसको आप ज़रूर से दीजिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।